हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपन चर्चा कर रहे थे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में अपना जो पहला टॉपिक था वो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। इस क्लास में अपन उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे कि अपना पेपर जो होने वाला है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में होगा। ऑब्जेक्टिव अपने 60 क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव अपने 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का अभ्यास भी होना चाहिए जिससे कि अपने क्वेश्चन गलत, कम से कम गलत क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आज अपन पहला टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला टॉपिक है। पहला टॉपिक अपना था जिसमें कॉन्सेप्ट थे, डेफिनेशन थी, केस थे, टाइप्स थे एंड एसोसिएट कंडीशंस थी। इसकी चर्चा अपन ने कर ली है, इसको विस्तार से अपन ने पढ़ा है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस की अपन चर्चा करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, नोट्स वहां से निकलवा ले, नोट्स की पीडीएफ निकलवा ले और वहां से रिवीजन करें। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन वाली क्लास देखें। ठीक है, और बाकी धीरे धीरे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी अपने अपडेट होना शुरू हो जाएगी, वेबसाइट पे अपनी टेस्ट सीरीज अपडेट होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वाली टेस्ट सीरीज भी अपनी वेबसाइट पे ही होगी। डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन आप वहां से पीडीएफ निकलवा सकते हो और उनको स्वयं से कर सकते हो। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव वाले और डिस्क्रिप्टिव वालों में किस तरह से आंसर लिखना है वो सारी बातें भी अपन चर्चा करेंगे। आज की क्लास में अपन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ऑब्जेक्टिव किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनकी चर्चा करने वाला है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है अपना, पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है और पहले टॉपिक के अपन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये पीवी क्लासेज के सोशल मीडिया हैंडल से यहाँ पे भी फॉलो कर लेना। ठीक है, ये पीवी क्लासेज का मेन टेलीग्राम चैनल है और पीवी क्लासेज का जो केवीएस एनवीएस से रिलेटेड चैनल है वो भी ज्वाइन कर लेना। वो वाला चैनल वो वाला चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी ये वेबसाइट है ही, आप सभी को पता है, वेबसाइट पे बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह, कोर्स वगैरह सब यहाँ पे, नोट्स वगैरह सब वेबसाइट पे है। ठीक है, तो अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज ए डिसऑर्डर। बौद्धिक दिव्यांगता एक विकार है। बौद्धिक दिव्यांगता किस प्रकार का विकार है? अपन ने जब शुरुआत की थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की परिभाषाएं अपन जब पढ़ रहे थे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, अभी अपन ने पढ़ा था कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यूरो डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर कार्डियोकुलर, या फिर रेस्पिरेटरी, या फिर डाइजेस्टिव। ठीक है, यानी न्यूरो विकासात्मक, हृदय संबंधित, श्वसन संबंधित और पाचन संबंधित। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सभी आप सभी कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें पहला आंसर सही होगा। अपन ने चर्चा की थी कि जो बौद्धिक दिव्यांगता है वो एक न्यूरो विकासात्मक विकार है, यानी कि मस्तिष्क में क्षति से संबंधित विकार है। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने चर्चा कर ली थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक दिव्यांगता सामान्यतः किस आयु से पहले शुरू होता है? जब अपन बौद्धिक दिव्यांगता के बारे में पढ़ रहे थे उसी समय चर्चा कर रहे थे कि मस्तिष्क में क्षति की वजह से बौद्धिक दिव्यांगता की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तब अपन ने चर्चा की थी कि कौन सी आयु से शुरू होता है बौद्धिक दिव्यांगता। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 10 वर्ष से। सामान्यतः किस आयु से पहले होता है? 10 वर्ष पे, 15 वर्ष, 18 वर्ष और 25 वर्ष। तो अपन ने देखा था कि सामान्यतः 18 वर्ष से पहले ये जो बौद्धिक अक्षमता है इसका पता लग जाता है। ठीक है, 18 वर्ष के बाद नहीं लगता, और इससे पहले भी अपन ऐसे थोड़ी बता सकते हैं 10 वर्ष का बालक है तो इसमें बौद्धिक क्षमता नहीं होगी। ठीक है, 18 वर्ष तक बौद्धिक क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है, अपन ने पढ़ा था। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? सी। ठीक है, किस आईक्यू स्कोर से कम होने पर बौद्धिक दिव्यांगता का संकेत मिलता है? अपन ने चर्चा की थी कि एक आईक्यू, लगभग 4-5 परिभाषाएं पढ़ने के बाद पहले 85 आईक्यू बताया गया, फिर उसके बाद 80 आईक्यू बताया गया, 70 आईक्यू बताया गया। ठीक है, मतलब समय समय पर परिभाषाएं चेंज होती रही। फिर लास्ट में एक डिसीजन दिया गया कि 70 से कम आईक्यू वाले बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, किस आईक्यू स्कोर से कम होने पर बौद्धिक दिव्यांगता का संकेत मिलता है? पहला ऑप्शन है 80, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन है 70, चौथा ऑप्शन है 60। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 70। 70 या फिर 70 से कम आईक्यू वाले बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बालक होते हैं, अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, इसके बाद अनुकूलन व्यवहार का अर्थ है। अपन ने पढ़ा था कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की परिभाषा पढ़ी थी कि बौद्धिक कार्य प्रणाली और अनुकूलन व्यवहार के अंदर क्षति होती है तब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो यही क्वेश्चन क्या है कि अनुकूलन व्यवहार का अर्थ है।
अपन को क्या करना है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी आएगा। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या फिर HI है, VI है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजी इजी आएंगे। इजी आएंगे, अपन को पता होना चाहिए बेसिक बेसिक बातें। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये तो अपन आसानी से कर लेंगे, अपनी समझ, अगर समझ डेवलप है उसके अकॉर्डिंग, तो अपन आसानी से क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। ठीक है। अपन को एक एक वर्ड का अर्थ पता होना चाहिए। आपके पास जो नोट्स है उसमें सभी जो भी शब्द लिखा हुआ है उन सब का अर्थ पता हो, तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाओगे। ठीक है। जैसे कि अनुकूलन व्यवहार है, इसका अर्थ क्या होगा? बौद्धिक परीक्षण, ये तो नहीं होगा, बुद्धि परीक्षण थोड़ी होगा। दैनिक जीवन कौशल, शारीरिक शक्ति, भावनात्मक परिपक्वता, ये भी नहीं होगा। शारीरिक शक्ति भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? डेली लाइफ स्किल, दैनिक जीवन कौशल सही होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैचारिक कौशल है? वैचारिक कौशल, इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉन्सेप्चुअल स्किल, कौन सा है इसमें से? ठीक है। तो पहला है रीडिंग, जंपिंग, रनिंग, लिफ्टिंग। ये देखो, कूदना ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है, दौड़ना, उठाना, ये सब कॉन्सेप्चुअल नहीं है। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्या है? कॉन्सेप्चुअल है पढ़ना, रीडिंग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुकूलन कौशल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सामाजिक जो समाज का जो अनुकूलन कौशल है वो किससे संबंधित है? देखो, पाचन से संबंध है कि कोई सामाजिक अनुकूलन कौशल का? नहीं। दृष्टि से भी कोई संबंध नहीं है, श्रवण से भी कोई संबंध नहीं है। किससे संबंध है? सामाजिक अनुकूलन कौशल का संबंध है संचार से, कम्युनिकेशन से। अपन ने देखा था कि सामाजिक अनुकूलन के अंदर क्या आता है? संचार आता है। ठीक है। इसके बाद व्यवहारिक अनुकूलन कौशल में क्या शामिल शामिल है? अब देखो, व्यवहारिक अनुकूलन में क्या शामिल है? ठीक है। तो ये भी अपन ने पढ़ा था कि व्यवहारिक अनुकूलन में, अब यानी कि जो व्यवहार में आता है, जैसे ड्राइंग करना, ये व्यवहारिक अनुकूलन नहीं है। चित्र बनाना, ये भी व्यवहारिक अनुकूलन नहीं है। गाना गाना, ये भी, सिंगिंग करना भी व्यवहारिक अनुकूलन नहीं है। व्यवहारिक अनुकूलन है स्वयं की देखभाल करना। ठीक है। स्वयं की देखभाल, जैसे कि कपड़े पहनना अपने, और स्वयं से ब्रुश करना, ये सारे स्वयं की देखभाल के अंतर्गत आते हैं, और ये व्यवहारिक अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद 1995 में मानसिक मंदता की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई? अपन ने 1995 अधिनियम भी पढ़ा था, तो उस अधिनियम का नाम क्या था ये भी अपन को पता होना चाहिए। तो पहला है आरटी एक्ट। आरटी एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये तो जैसे केंद्र में तो 2009 में आया था। ठीक है, केंद्र की ही बात करेंगे अभी, है ना, क्योंकि सेंट्रल लेवल एग्जाम है। तो ये तो आरटी एक्ट है, इसमें तो आया ही नहीं था ये। ठीक है, कौन सी मानसिक मंदता की परिभाषा। ठीक है। फिर इसके बाद है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम, इसमें आया था। ठीक है। इसके अलावा ये है चाइल्ड लेबर एक्ट, बाल श्रम अधिनियम, इसमें भी नहीं आया था। ठीक है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ एक्ट, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, इसमें भी नहीं आया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, AAMR अमेरिकन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग दो अनुसार बौद्धिक दिव्यांगता में क्या क्या सीमाएं होती है? तो पहला क्वेश्चन है शारीरिक शक्ति। ठीक है, शारीरिक शक्ति सीमाएं पूछा है? नहीं। ठीक है। तो और क्या क्या सीमाएं होती है? बौद्धिक कार्य क्षमता, अपन ने चर्चा की थी, बौद्धिक कार्य क्षमता और अनुकूलन व्यवहार की क्या होती है? कमी होती है, इसकी चर्चा अपन ने की थी। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। ऊंचाई और वजन, ये तो गलत है। भावात्मक अभिव्यक्ति, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? अपन ने चर्चा की थी कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 आया था। ठीक है। और उसके अंदर क्या परिभाषा दी गई थी? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की परिभाषा दी गई थी। तो अपन ने उस परिभाषा की भी चर्चा की थी। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ? 2016 में आया। ठीक है, 2016 में लागू हुआ। इसके बाद बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों में देरी किसमें होती है? ठीक है। तो पहला है ऑप्शन डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, विकासात्मक मील के पत्थर, या फिर आंखों का रंग। जो बौद्धिक विकासात्मक वाले बच्चों में आंखों के रंग में देरी थोड़ी होती है, नहीं होती है। बालों की वृद्धि में देरी नहीं होती है, उंगलियों की लंबाई में नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? पहला ऑप्शन, विकासात्मक मील के पत्थर। यानी कि जो विकासात्मक जो उसका विकास होता है, उसके लिए जो मील के पत्थर होते हैं उनके अंदर उसकी देरी हो जाती है, इस वजह से वो बौद्धिक दिव्यांग बच्चा रह जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे की एक सामान्य विशेषता कौन सी है? बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे की एक विशेषता कौन सी है? मजबूत स्मृति। बौद्धिक दिव्यांग बच्चा है, उसकी स्मृति मजबूत होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है। कम ध्यान अवधि, कम ध्यान, फिर उच्च बुद्धिमान नहीं होगा, तेज सीखना, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, शॉर्ट अटेंशन स्पेन, कम ध्यान अवधि बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे की विशेषता होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों में मोटर समन्वय आमतौर पर
कैसा होता है? बहुत मजबूत नहीं होता, बहुत मजबूत, फिर सामान्य सामान्य भी नहीं होता, ठीक है, फिर उत्कर्ष भी नहीं होता और कमजोर होता है। जो समन्वय है, मोटर समन्वय है, हाथों का और आंखों का जो समन्वय है, उन जो निर्धारित करने की जो वो है, स्किल है, वो उनका विकास नहीं होता किसमें, बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों में, ठीक है। इसके बाद बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों को अक्सर किसमें कठिनाई होती है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक संपर्क। बिल्कुल सही है, सामाजिक संपर्क में क्या होती है, कठिनाई होती है। सांस लेने में कठिनाई नहीं होती, रक्त संचार में नहीं होती, पाचन में नहीं होती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बच्चों का शैक्षणिक प्रदर्शन आमतौर पर, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उनका जो शैक्षणिक प्रदर्शन कैसा होता है? औसत से अधिक पढ़ा था अपन ने, औसत पढ़ा था, औसत भी नहीं पढ़ा था, औसत से अधिक भी नहीं पढ़ा था, औसत से कम पढ़ा था, उत्कृष्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद देर से बोलना एक सामान्यतः क्या है? देर से बोलना शारीरिक रोग है, चिकित्सीय उपचार है, भावनात्मक शक्ति है, नहीं है, ठीक है, व्यवहारिक संकेत है देर से बोलना, ठीक है। इसके बाद बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों को सिखाने के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है, किसकी? कम अभ्यास की। जो बौद्धिक क्षमता वाले बालक होते हैं, अपन ने चर्चा की थी, बौद्धिक क्षमता वाले बालक एक बार में नहीं सीखते, तो उनको बार बार पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? अधिक पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है, मोर रिपीटिशन, ठीक है। इसके बाद हल्की बौद्धिक दिव्यांगता का आईक्यू स्तर, अपन चर्चा कर रहे थे कि जो मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग तीन प्रकार में बांटा गया है, जो बौद्धिक क्षमता है, वो चिकित्सीय वर्गीकरण के अनुसार 4 प्रकार में बाँटा गया है। तो अपन ने चर्चा की थी कि हल्की बौद्धिक क्षमता मतलब कि उसके अंदर ज़्यादा बौद्धिक क्षमता नहीं है, मतलब हल्की-सी है थोड़ी-सी। तो उसकी आईक्यू कितनी थी? अपन ने चर्चा की थी 50 से 69 के बीच में उसकी आईक्यू थी, ठीक है? इसके बाद मध्यम बौद्धिक दिव्यांगता का इस आईक्यू स्तर, यहाँ पे क्वेश्चन इसको देना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या चिकित्सा के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है? तो वो तो क्वेश्चन में आएगा, कोई बात नहीं है। अपन ने देखा था कि मध्यम बौद्धिक दिव्यांगता का स्तर कितनी आईक्यू से, कितनी आईक्यू देखो 50 से 70 के बीच में तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो हल्की बौद्धिक क्षमता वाले, तो 40 से 55 वाले सही हो जाएगा, ठीक है। गंभीर बौद्धिक दिव्यांगता का आईक्यू स्तर, ऐसे बच्चे जो गंभीर बौद्धिक है, तो उनका आईक्यू स्तर कितना होगा? उनका आईक्यू स्तर अपन ने पढ़ा था 25 से 40 के बीच में, ठीक है। इसके बाद अत्यंत गंभीर बौद्धिक दिव्यांगता का आईक्यू स्तर 25 से कम, 25 से 40, 40 से 45, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अत्यंत गंभीर है मतलब बौद्धिक बहुत ज्यादा है वो, ठीक है, बौद्धिक दिव्यांग तो बिलो 25 से कम उसकी आईक्यू होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता एक अनुवांशिक विकार है। बौद्धिक दिव्यांगता अनुवांशिक विकार है किसका? देखो, ये बुखार बुखार है, सर्दी है, अस्थमा है, ये अनुवांशिक विकार में नहीं आते। अनुवांशिक विकार में क्या आता है? अनुवांशिक विकार में डाउन सिंड्रोम आता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? मैंने बताया था कि बायो वाले स्टूडेंट जानते भी होंगे, 21वें गुणसूत्र की कमी से कौन सा सिंड्रोम होता है? डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम संबंधित है, अपन ने इसकी भी चर्चा की थी कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये कौन सा विकार है? अनुवांशिक, वायरल नहीं है, ये भी पोषण समस्या भी नहीं है, चोट भी नहीं है, कौन सा विकार है? अनुवांशिक विकार है, ठीक है। इसके बाद फेनिल कीटोन्यूरिया एक है, क्या है? तो इसकी अपन ने चर्चा की थी, वायरल रोग भी नहीं है, बैक्टीरियल संक्रमण भी नहीं है, त्वचा रोग भी नहीं है, ये क्या है? चापचे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, क्या है? चापचे विकार है, ये भी अपन ने पढ़ा था। गर्भावस्था के दौरान रूबेला होता है, अगर गर्भावस्था के दौरान रूबेला होता है तो क्या प्रॉब्लम होगी? अपन ने चर्चा की थी कि गर्भावस्था के दौरान माता को अगर रूबेला होता है तो बच्चा बौद्धिक दिव्यांग बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, ठीक है। इसके बाद बचपन में कुपोषण किसका कारण बन सकता है? अगर बचपन में कुपोषण है, माता बच्चे को अगर सही आहार नहीं देती है, तो कुपोषण हो जाता है और वो किसका कारण बन जाता है? वो बौद्धिक दिव्यांगता का कारण बन जाता है, ठीक है। ना कि बुद्धिमत्ता बढ़ती है, मजबूत प्रतिरक्षा, बेहतर स्मृति नहीं होती है, बौद्धिक दिव्यांगता हो जाती है। शीशा जैसे हानिकारक पदार्थों के संपर्क से क्या होता है? शीशा जैसे हानिकारक पदार्थों के संपर्क से अपन ने चर्चा की थी कि शीशा जैसे हानिकारक पदार्थों से माता को बचना चाहिए, ठीक है, जब वो गर्भावस्था में हो, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे जो छोटा बच्चा होता है, उसकी मस्तिष्क में क्या होगी? क्षति होगी, ना कि मजबूत हड्डियां, बेहतर सीखना, तेज विकास, ठीक है। बौद्धिक दिव्यांगता किन कारकों के कारण हो सकती है? अब बौद्धिक दिव्यांगता कब होती है? तो किन कारणों के कारण में अपन ने चर्चा की थी, तो वो जन्म से पहले भी हो सकती है,
जन्म के बाद भी हो सकती है, जन्म के समय भी हो सकती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजन्मे बच्चे पर केंद्रित रोकथाम को क्या कहते हैं? जैसे कि अभी अजन्मे बच्चे पर मतलब बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ है, ठीक है, गर्भावस्था में है बच्चा। रोकथाम को क्या कहते हैं? तब रोकथाम को कहते हैं प्राथमिक रोकथाम। ठीक है। द्वितीयक रोकथाम, तृतीयक रोकथाम, सामाजिक रोकथाम, इनकी भी चर्चा अपन ने की थी। जैसे अगर नवजात शिशुओं की चयापचय विकारों के लिए जांच किस रोकथाम का भाग है? मतलब कि नवजात शिशु है, उसकी जो चयापचय विकार है उनके उसके तो उसकी जांच के लिए कौन सा? प्राथमिक में तो जन्म से पहले आएगा, तो प्राथमिक तो आएगा ही नहीं। तो कौन सा आएगा? जब नवजात शिशु है वो द्वितीयक रोकथाम में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। कौन सा में? द्वितीयक में आएगा। तृतीय भी, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम किस रोकथाम स्तर में आता है? यानी कि शुरुआत में जो उनमें सुधार के लिए हस्तक्षेप किया जाता है, तो वो किस रोकथाम में आता है? वो प्राथमिक में तो आएगा नहीं। प्रारंभिक किस में आता है? द्वितीयक में। जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, तब उसमें जो कमियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, तो उसको चेक करके क्या करते हैं? द्वितीयक रोकथाम करते हैं। द्वितीय रोकथाम में अपन ने पढ़ा था। ठीक है। इसके बाद अनुवांशिक परामर्श किसमें शामिल है? अनुवांशिक परामर्श किसमें शामिल है? अनुवांशिक परामर्श भी द्वितीयक रोकथाम में ही शामिल है। ठीक है। सॉरी, अनुवांशिक परामर्श, अनुवांशिक परामर्श इसमें शामिल है, प्राथमिक रोकथाम में शामिल है, द्वितीयक में नहीं है। द्वितीयक में तो कब है? बच्चे का जन्म हो जाएगा तब द्वितीयक में आएगा। और अनुवांशिक मतलब अभी गर्भावस्था में है, तो उसमें अगर समस्याएं है तो उसी समय गर्भावस्था में ही उसका क्या किया जाता है? रोकथाम की जाती है। अपन ने पढ़ा था, तो वो कौन सी रोकथाम में आएगा? प्राथमिक रोकथाम में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व रोकथाम का अर्थ है? प्रसव पूर्व, ये तो अपन ने पढ़ा था, प्रसव पूर्व का मतलब है जन्म से पहले। ठीक है। इसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मापने के लिए, कौशल सिखाने के लिए, भाषण सुधारना, ये तीनों तो गलत है। भ्रूण की समस्याओं का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। ठीक है। गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण किसमें मदद करता है? गर्भावस्था के दौरान जो उचित पोषण देंगे, तो वो किसमें मदद करेगा? बुद्धि में कमी होगी उससे? नहीं। कमजोर प्रतिरक्षा होगा? नहीं। धीमा विकास होगा? नहीं। स्वस्थ भ्रूण विकास होगा उससे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में टिटनस का टीकाकरण किससे बचाव करता है? अपन ने ये भी चर्चा की थी बचाव में, कि किस तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसे बच्चे नहीं हो, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तब अपन ने पढ़ा था कि टीकाकरण कराना चाहिए, टिटनस का टीका लगवाना चाहिए। इससे क्या होगा? टिटनस के टीके से प्रसव के समय संक्रमण नहीं होगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। टिटनस के टीके से। इसके बाद असमय जन्म किसका उदाहरण है? अगर कोई बालक है तो उसका जन्म असमय पर हुआ है, तो असमय पर हुआ है तो मतलब जन्म तो हो गया, लेकिन समय से पहले हो गया या समय के बाद में, तो ये कौन सा उसमें आएगा? प्रसवकालीन कारण में आएगा। ठीक है। इसके बाद नवजात जांच किसका पता लगाने में मदद करती है? तो नवजात जो छोटा बच्चा होता है, जन्म होता है, तब उसकी जांच की जाती है, तो वो किसका पता लगाता है? वो चापचे विकार यानी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लगाने में क्या किया जाता है? उसकी जांच की जाती है। ठीक है। इसके बाद प्रारंभिक उत्तेजना किन बच्चों के लिए सहायक होती है? तो प्रारंभिक उत्तेजना विकास, जिन बच्चों में विकासात्मक विलंब होता है, उच्च बुद्धिमत्ता, खेल क्षमता, मजबूत स्मृति, ये तो गलत हो गए। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये डेवलपमेंट डिले, विकासात्मक विलंब जिन बच्चों में होता है उनमें प्रारंभिक उत्तेजना सहायक होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रल पॉलिसी मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है? सेरेब्रल पॉलिसी मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है? गति और समन्वय, केवल दृष्टि, केवल श्रवण, त्वचा। देखो अपन ने सेरेब्रल पॉलिसी में पढ़ा था कि सेरेब्रल पॉलिसी में क्या होता है? जो गति और समन्वय है उसमें दिक्कत आती है। ठीक है। शरीर या तो उसकी मांसपेशियों में क्या हो जाती है? या तो अकड़न आ जाती है, खिंचाव आ जाता है मांसपेशियों में, या फिर ढीले पड़ जाते हैं बिल्कुल। तो ये अपन सेरेब्रल पॉलिसी में पढ़ा था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रल पॉलिसी वाले लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों में बौद्धिक दिव्यांगता भी होती है? अपन ने चर्चा की थी जब सेरेब्रल पॉलिसी अपन पढ़ रहे थे, कि सेरेब्रल पॉलिसी वाले जो 70% बच्चे होते हैं, सॉरी, हाँ, 75% जो बच्चे होते हैं सेरेब्रल पॉलिसी वाले, उनमें क्या होती है? बौद्धिक दिव्यांगता भी होती है। ठीक है। इसके बाद ओटिज्म मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है? ओटिज्म, ओटिज्म के बारे में अपन ने चर्चा की थी। ओटिज्म में क्या होता है कि उसका व्यवहार और संचार वो नहीं सही होता। ठीक है। ना वो आंखों से आंखों
आंखों से आंख कांटेक्ट करके बात कर सकता है, ना ही अपने दोस्त बना सकता है, ना ही व्यवहार कर सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कम्युनिकेशन एंड सोशल बिहेवियर, संचार और सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है ऑटिज्म से। ठीक है। इसके बाद ऑटिज्म का सामान्य लक्षण क्या है? मजबूत आंख संपर्क बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि दोहराव वाले व्यवहार बिल्कुल सही है, उत्कृष्ट संचार गलत, पूर्ण सामाजिक कौशल ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? रिपीटेटिव बिहेवियर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी बाधिताओं में क्या शामिल है? अपन ने पढ़ा था कि जो सेंसरी इम्प्लीमेंट्स है उनमें क्या क्या शामिल है। तो उसमें अपन ने देखा था कि उसमें दृष्टि बाधिता प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, श्रवण बाधिता प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी दोनों शामिल है। तो इसमें ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि बाधिता और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों को प्रशिक्षण में किस पर जोर दिया जाता है? अब मैंने अपन ने चर्चा की थी कि दृष्टि बाधिता वाले बच्चे हैं और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, उनको स्पर्श आधारित गतिविधियां यानी ब्रेल पद्धति के द्वारा अपन को सिखाया जाता है। ठीक है। तो ये स्पर्श आधारित विधियां सही हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद एडीएचडी की मुख्य विशेषता है। अभी अपन ने चर्चा की थी पिछली क्लास में, एडीएचडी की फुल फॉर्म भी मैंने बताई थी कि इससे आपको ध्यान पता लग जाएगा एडीएचडी का मतलब क्या है। ए का मतलब तो है अटेंशन, अटेंशन। ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या है? अति सक्रिय है। ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी आ गया ना इसके अंदर, तो एडीएचडी की ये मुख्य विशेषता आ जाएगी, अति सक्रिय है। बाकी उच्च स्मृति, मजबूत एकाग्रता, शांति, ये नहीं होती इसमें। ठीक है। एडीएचडी वाले बच्चे अक्सर कैसे होते हैं? बहुत शांत नहीं होते, बहुत धीमे नहीं होते, हमेशा शांत नहीं होते, जल्दी ध्यान भटकता है इनका। अपन ने चर्चा की थी एडीएचडी वाले बच्चों का ध्यान जल्दी भटकता है। ठीक है। इसके बाद मिर्गी किस समस्या के कारण होती है? तो मिर्गी की कैसे होती है इसकी भी अपन ने चर्चा की थी कि विद्युत मस्तिष्क के जो विद्युत के रूप में जो संकेत है उनकी गतिविधि के कारण क्या होती है? मिर्गी होती है। ठीक है। ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से क्या होती है? मिर्गी होती है। फिर इसके बाद गंभीर मिर्गी के दौरे में क्या हो सकता है? गंभीर अगर मिर्गी आ रही है तो शरीर में झटके लग सकता है, चेतना का अभाव हो सकता है, गिर जाना ये भी हो सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा इसमें। ओके। ये अपन ने विस्तार से पढ़ा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक दिव्यांगता की रोकथाम के लिए किसके बीच सहयोग आवश्यक है? बौद्धिक दिव्यांगता वाला बच्चा है तो किसके बीच सहयोग होना जरूरी है? चिकित्सक के बीच भी सहयोग, माता पिता के बीच भी सहयोग होना चाहिए, समुदाय के बीच भी। तो इसमें भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद फेनिल कीटोनूरिया किस एंजाइम की कमी से कारण होता है? तो ये भी अपन ने पढ़ा था, फेनिल कीटोनूरिया कौन से एंजाइम की कमी से होता है? ये फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से होता है। तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। इसके बाद यदि फेनिल कीटोनूरिया का सहस्वावस्था में उपचार नहीं किया जाए तो यह किसका कारण बन सकता है? फेनिल कीटोनूरिया का अगर सहस्वावस्था में उपचार नहीं किया जाए तो यह किसका कारण बन सकता है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिख रहा नहीं है क्या? क्वेश्चन पूरा नहीं है ना? अभी ठीक दिख रहा है ना? तो किसका कारण बन सकता है? ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, अपन ने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर ये पढ़ा है। ठीक है। इसके बाद प्रेडर विली सिंड्रोम मुख्यतः किससे संबंधित है? प्रेडर विली सिंड्रोम किससे संबंधित है? देखो, तो ये है अत्यधिक भूख और मोटापे से, गंभीर श्रवण हानि से नहीं है, पूर्ण अंधापन से नहीं है, हड्डियों की विकृति से नहीं है। किससे संबंधित है? अत्यधिक भूख और मोटापे से। ठीक है। फिर इसके बाद लेस नयहान सिंड्रोम मुख्यतः रूप से किससे असामान्य चयापचय से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये जो लेस नयहान सिंड्रोम है ये यूरिक अम्ल से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस मुख्य रूप से शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो ये तो अपन ने पढ़ा ही है, पाचन तंत्र को नहीं करता, श्वसन तंत्र को नहीं करता, परिश्वसन तंत्र को नहीं करता। ये किसको करता है? नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। गर्भावस्था के दौरान गंभीर आयोडीन की कमी किसका कारण बन सकता है? अगर आयोडीन की कमी है तो गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी है तो जन्मजात बौद्धिक दिव्यांगता वाला बच्चा पैदा हो सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेटेंसिस का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? भ्रूण में आनुवांशिक विकारों की जांच के लिए, भ्रूण की वृद्धि बढ़ाने के लिए, भ्रूण के रोगों का उपचार के लिए, भ्रूण की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए। तो इसमें भ्रूण में आनुवांशिक जो विकार होते हैं उनकी प्रसव से पूर्व जांच के लिए क्या किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म भार किससे कम वजन को कहते हैं? 2.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। ये तो बहुत ज्यादा हो गया 3 किलोग्राम। ठीक है। 3.5 4 किलोग्राम ये तो ठीक है।
बाकी 2.5 किलोग्राम अगर जिसका बालक का वजन है तो वो क्या है, कम वजन है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.5 किलोग्राम, ये तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ गुणसूत्रीय असामान्यताओं का जोखिम तब बढ़ता है जब माँ की आयु कितनी होती है। देखो अपन ने चर्चा की थी कि माँ की आयु अगर 30 से पहले अगर बच्चा हो जाता है तो मतलब 100% संभावना होती है कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर 30 से ऊपर जैसे आयु बढ़ती है तो उसमें कई गुणसूत्रीय विकार आ जाते हैं। तो जैसे इसमें 30 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, 35 वर्ष से अधिक, ठीक है। प्रसव किसके द्वारा सबसे अच्छी तरह सुनिश्चित किया जाता है, तो ये भी अपन ने पढ़ा था कि जब प्रसव हो रहा होता है तब प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी होना चाहिए, ठीक है। अप्रशिक्षित व्यक्ति, केवल परिवार के सदस्य, पारंपरिक उपचारकर्ता ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। अपन को सबसे सही आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे सही क्वेश्चन, अपन को सही आंसर सेलेक्ट करना है, वही अपना सही होगा, ठीक है। तो बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अपने, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। 60 क्वेश्चन थे, अपन ने एक टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया। टॉपिक था अपना कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, टाइप्स, ठीक है। और ये सारे चर्चाएं अपन ने पहले टॉपिक की चर्चा कर ली। इसके बाद अपन सेकंड टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो पहले तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से समझेंगे, फिर उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। बाकी कोई क्वेश्चन अगर छूट गया यहाँ पे तो वो अपन टेस्ट सीरीज में डाल देंगे, तो टेस्ट सीरीज भी आप दे लेना, उससे भी आपके क्वेश्चनों का अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की भी अपन चर्चा करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।